वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक खास विषय की चर्चा करेंगे और आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मेरा विश्वास है कि जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि अगर यह वीडियो आपसे छूट जाती तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय आपसे छूट जाता। तो विषय क्या है? विषय है रॉयल प्रोसेशन लॉर्ड हार्डिंग का जो था उस पर बम से हमला, लॉर्ड हार्डिंग के शाही जुलूस पर बम धमाका। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। और यह होता कैसे है कि तारीख 23 दिसंबर 1912, स्थान चांदनी चौक, नई दिल्ली, समय 11:45 प्रातः। अवसर क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के नई राजधानी दिल्ली का उद्घाटन समारोह। तो एक ऐसी घटना घटती है कि जब लॉर्ड हार्डिंग अपने शाही जुलूस पर हाथी पर सवार होकर निकलते हैं तो उन पर बम से आक्रमण होता है। तो यह घटना भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह घटना भारत के क्रांतिकारी वीरों के अदम्य साहस का प्रमाण है। यह घटना राष्ट्रवाद के चरमोत्कर्ष की कहानी है। यह घटना क्रांतिकारियों की अचूक योजना बनाने की जो क्षमता थी उसका प्रमाण है। यह घटना भारतीय क्रांतिकारियों के संकल्प की कहानी है और साथ ही यह घटना क्रांतिकारियों की गोपनीयता की क्षमता का जीता जागता प्रमाण है। तो दोस्तों, आइए अब इस विषय को हम लोग पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि उस समय देश का माहौल क्या था, क्या कुछ हो रहा था, किस तरह के मनोदशा का निर्माण हो रहा था। तो चलिए थोड़ा पीछे से चलते हैं। कहता है कि 20वीं शताब्दी जब आरंभ हुआ 1901 और उसके बाद, तो 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत में राष्ट्रवाद प्रबल होते जा रहा था, राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ रही थी। इसके पीछे अंग्रेजों का कुशासन और भारतीयों के विरुद्ध घृणित नस्लीय भेदभाव मुख्य कारण थे। बंगाल धीरे धीरे क्रांतिकारियों का घर बनते जा रहा था। अंग्रेज किसी प्रकार इस बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलना चाहते थे। अंग्रेजों की ओर से इसकी बीड़ा उठाया लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में उसने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया और लॉर्ड कर्जन का जो हथियार था वो था सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देना। यानी सांप्रदायिकता को उसने हथियार बनाया भारतीय राष्ट्रवाद को समाप्त करने का। तो 1905 में उसने क्या किया? बंगभंग कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो इस घटना का बड़ी विरोध हुआ, कड़ा से कड़ा विरोध। बंगाल ही नहीं, पूरे देश में इसका विरोध होने लगा। भाई, बंगाल का विभाजन तुम क्यों करोगे? अच्छा, वंदे मातरम के गीत के साथ जुलूस निकाले जाने लगे, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, नशाबंदी पर निर्णय लिया गया। भारतीय अखबारों ने इस पर खूब लिखा, जमकर प्रहार किया। अखंड भारत के लिए अखंड बंगाल के मानचित्र बनाकर इसे काले कपड़े में लपेटकर विरोध प्रदर्शन किए गए। कवियों और साहित्यकारों ने इस पर जमकर प्रहार किए। तो यह सब कुछ हो रहा था, लेकिन इन सबके प्रभाव से और जो कुछ हो रहा था वो बड़ी खास है। कहता है कि इन सबका प्रभाव यह हुआ कि राष्ट्रवाद और प्रबल होते जा रहा था। युवाओं में प्रतिशोध की भावना तीव्र होते जा रही थी, प्रबल होते जा रही थी। क्रांतिकारी संगठन मजबूत होते जा रहे थे। आम लोगों में भी इन क्रांतिकारियों को नैतिक, आर्थिक और तकनीकी समर्थन मिलने लगा था। क्रांतिकारी अस्त्र शस्त्र जुटाने में लग गए थे।
बम बनाने का प्रशिक्षण लेने लगे थे। अधिकांश युवा क्रांतिकारियों से किसी भी प्रकार जुड़ने के प्रयास में लगे हुए थे। यानी बंगाल पूरा का पूरा क्या हुआ, क्रांतिकारियों का घर बन गया। अब देखते हैं कि अंग्रेजों में इस बढ़ते क्रांतिकारियों के प्रभाव से भय और चिंता तो थी। उसे तो पूरे राष्ट्रवाद से ही चिंता थी, लेकिन बंगाल में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही थी, जिस प्रकार क्रांतिकारी सक्रिय होते जा रहे थे, संगठित होते जा रहे थे, मजबूत होते जा रहे थे, उसका प्रभाव तो पड़ने लगा था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज ऐसी घटनाओं से पूरी तरह अनजान हो। वैसे ब्रिटिश खुफिया तंत्र उस समय दुनिया भर में सबसे तेज तर्रार खुफिया संगठन के रूप में जानी जाती थी। भारत के ब्रिटिश शासन के कई अधिकारियों ने कई गोपनीय और खुले रिपोर्ट के माध्यम से इसकी सूचना इंग्लैंड में बैठे अपने आकाओं को दे रहे थे। यहां भी इस पर चिंतन और मंथन हुए। ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि वह अपने भारतीय साम्राज्य को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को नई राजधानी बनाएगी। इस निर्णय के संबंध में अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के कारण बताए, कई हीले हवाले बहाने बनाए, जिसे खूब प्रचारित किया गया, लेकिन असली कारण अंग्रेजों के मन में बढ़ता भय था। अब भय किस बात का था भाई? उनका मानना था कि कलकत्ता में या कहें कि बंगाल में अंग्रेजों के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि गवर्नर जनरल यानी वायसराय भी सुरक्षित महसूस नहीं किया जा रहा था। सोचने की बात तो यह थी कि इतने बड़े भारतीय साम्राज्य की राजधानी बदलने के पीछे छोटा मोटा कारण तो हो नहीं सकता था। वह भी कलकत्ता में अपने सभी राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर। कलकत्ता में तो इनकी राजधानी पहले से स्थापित थी। जिस तरह के भवनों का, जिस तरह के सड़कों का, जिस तरह के बाजारों का, जिस तरह के कार्यालयों की जरूरत थी, सब कुछ कलकत्ता में इन लोगों ने विकसित कर लिया था। इनके पास ऑलरेडी उपलब्ध थी। और अंग्रेज भली भांति जानते थे कि दिल्ली में उन्हें वे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से बनाने और विकसित करने होंगे। तो आर्थिक दृष्टि से भी यह निर्णय कोई आसान नहीं था। तो इस तरीके से इन लोगों ने निर्णय तो कर लिया कि भाई हम अपनी राजधानी को लेकर कलकत्ता से हटाएंगे और इसको लेकर नई दिल्ली चले जाएंगे। अब हुआ कि भाई दिल्ली को नई राजधानी बनानी है, तो नई राजधानी बनाना कोई साधारण काम तो है नहीं। उसके लिए तैयारियां तो करनी होगी, और तैयारियां कई स्तर पर होती हैं। तो किसी नए शहर को राजधानी बनाने की तैयारी न तो इतना आसान होता है और न कुछ ही दिनों में पूरा किया जा सकता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। सब कुछ आपको करना होगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों का ध्यान रखना होगा, उसके हिसाब से सब कुछ करना होगा। लिहाजा इसकी तैयारी काफी पहले से और काफी तत्परता के साथ की जाने लगी थी। दिल्ली और पास के जगहों के लोगों में एक संतोष का भाव था कि दिल्ली फिर से भारत की राजधानी बनेगी और वह अपने राजधानी होने के खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त कर सके। दिल्ली और आसपास के लोग तो, कुछ लोगों के मन में यह खुशी थी कि भाई दिल्ली तो पहले भी हमारी राजधानी थी, फिर से राजधानी बन जाएगी, दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी कराने का गौरव प्राप्त हो जाएगा। मुगलों के समय भी यह राजधानी थी, मुगलों के पहले दिल्ली सल्तनत के समय भी यह राजधानी थी। तो ऐसा उनके मन में था। इधर क्रांतिकारियों के भाव कुछ अलग ही थे, जिसकी चर्चा हम लोग करें। तो सब कुछ तय था, वहां सारे विकास कर लिए गए। तय हुआ कि भाई अब हमको विस्थापित करना है, यानी अपनी राजधानी को लेकर दिल्ली जाना है। तो क्या क्या निर्धारित हुआ? तो कहा कि तिथि निर्धारित कर दिए भाई, 23 दिसंबर 1912 करेंगे। समय निर्धारित हो गया कि 11 बजे से कार्यक्रम शुरू करेंगे। मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो होंगे भाई चार्ल्स हार्डिंग। तो लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग इसके मुख्य अतिथि होंगे। यह भी तय कर दिया कि भैया उनके साथ में कौन होगा। तो हुआ कि विनफ्रेड सेलिना, जो हार्डिंग की पत्नी थी, वह उनके साथ में होगी। उनका स्वागत कौन करेगा और कहां करेगा?
तो स्वागत भारत के तमाम जो देसी नरेश थे, प्रिंसली एस्टेट के जो रजवाड़े थे, वो उनका स्वागत करेंगे। कहाँ करेंगे? दिल्ली स्टेशन पर करेंगे। अब क्या हुआ कि जुलूस में हार्डिंग का पोशाक कैसा होगा, उसके जूते कैसे होंगे, उसकी सवारी क्या होगी, उसके अंगरक्षक कैसे होंगे, तो सब कुछ तो ये लोग तय कर दिए। सारे एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों की तैयारी कर ली गई। तिथि निर्धारित थी, उस दिन इनको निकालना था। अर्थात भारत सरकार आयोजन की पूर्ण सफलता के बंदोबस्त से संतुष्ट थी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब हमारी सारी तैयारियां हो गई है, अब हम इस जुलूस को ले जाएंगे। एक और बात थी तो वो बात क्या थी कि अंग्रेज इस आयोजन के माध्यम से भारतीयों को यह दिखाना चाहते थे कि अंग्रेज हर मामले में भारतीयों से श्रेष्ठ हैं। तो दिल्ली को तो दुल्हन की तरह सजाया गया था। चांदनी चौक और लाल किला की बात क्या करें, वो तो मुख्य स्थल ही था। रेलवे स्टेशन से चांदनी चौक होते और लाल किला तक इस जुलूस को जाना था। आयोजन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ। देसी नरेश वहां पहुंचे। उन देसी नरेशों ने क्या किया कि हार्डिंग साहब का स्वागत किया। सब ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। निर्धारित हाथी पर लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग और उसकी पत्नी विनफ्रेड सेलिना सवार भी हो गए। पूरे दिल्ली को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया था। रेलवे स्टेशन से चांदनी चौक होते हुए लाल किला तक इन्हें जाना था। साज सज्जा देखते बनती थी, क्या भव्य नजारा था। और उसके बीच में जो सारी बिल्डिंगें थी, उनके छतों पर, उनके खिड़कियों पर लोगों का हुजूम, एक उत्सुकता, दाढ़ी क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, देखते हैं। ये नजारा देखने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। लेकिन क्रांतिकारियों के हौसले ने तो कुछ और ही तय कर रखे थे। जैसे ही यह शाही जुलूस लगभग आधी दूरी तय करके पंजाब नेशनल बिल्डिंग के पास पहुंचे, हार्डिंग के हाथी पर एक बम गिरा और जोरों का विस्फोट। अब बम गिरा, विस्फोट हो गया। पूरे रास्ते के सभी भवनों की छतों पर तो लोगों की भीड़ जमा थी। एक बार तो लगा कि हार्डिंग गया गांव, लेकिन वह गया नहीं था, बच गया था। उसकी पत्नी भी बच गई थी। हाथी का चौकीदार मारा गया था। हाथी के चौकीदार मारा गया था और उसका एक नौकर भी मारा गया था। दर्शकों में मौजूद एक 16 वर्षीय बालक भी मारा गया था। हार्डिंग को अस्पताल ले जाना जरूरी था। तो जब हाथी को बैठने के लिए कहा गया तो हाथी डर के मारे बैठ न सका। किसी प्रकार लकड़ी के सहारे लॉर्ड हार्डिंग को हाथी से उतारा गया, उन्हें अस्पताल ले गया। काफी चोटें आई थी। उनके पीठ पर 4 इंच का घाव था। पिछले कंधों के पास भी घाव थे। तो उनके शरीर पर कई घाव थे, काफी खून बहा था। देखते देखते अफरा तफरी का माहौल मच गया। और यह अफरा तफरी कहां, किसके बीच में था? ये अफरा तफरी सरकारी महकमों में भी था, सुरक्षा कर्मियों में भी थे, और जो दिल्ली के आम दर्शक नजारे का लुत्फ उठाने आए थे उनके बीच भी था। सारी तरफ भाग दौड़ मच गया। तो इस भाग दौड़ के बीच ये लोग करें क्या? देखते देखते सुरक्षा कर्मी घेराबंदी करने में जुट गए, जांच करने में जुट गए। दिल्ली के हर घर गली में आकस्मिक घटना की चर्चा होने लगी। सारे जहां जाइए वहां ही वायसराय के जुलूस पर, वायसराय के हाथी पर बम से हमला हो गया। दिल्ली नहीं, पूरे देश में यह खबर जंगल के आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में राष्ट्रवादियों के मन गर्व से भर गए। उनके मन में क्रांतिकारियों के लिए सम्मान था, किंतु समय की नजाकत थी ना। किंतु समय की नजाकत के हिसाब से वे अपने मनोभाव को व्यक्त नहीं कर सकते थे। पूरे देश के शहरों में जो अखबारों के प्रेस थे, वहां घर घर की आवाज होने लगी। ये घर घर की आवाज क्यों हो रही है?
हर अखबार इस घटना पर अधिक से अधिक, सटीक से सटीक जानकारी देना चाहता था, तो प्रेस जोरों से काम करने लगे। दुनिया के अखबारों ने भी इस पर खूब लिखा। अब कहते हैं कि यह घटना क्या है, तो इस घटना का मतलब क्या है। वायसराय, जो अंग्रेजों की तरफ से भारत का सर्वोच्च अधिकारी था, अवसर भी क्या है, नई राजधानी का उद्घाटन होना है। और उस दिन वायसराय पर बम, आप कल्पना कीजिए कि क्या सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे, सारे सुरक्षा के। अरे हम सोचने की बात है कि दिनों पहले से, सप्ताहों, महीनों पहले से पूरे शहर को आने जाने वाले रास्ते को स्कैन किया गया था कि किसी तरह का अप्रिय घटना न घटे, बावजूद इसके घटने। तो इस घटना के घटने का मतलब क्या है। घटना तो घटी, वायसराय पर बम से हमला हुआ, घायल हुए, उनका चौकीदार मारा गया, नौकर मारा गया, कई लोग घायल हुए। तो ये इस घटना का मतलब था कि भारत ने अपने क्रांतिकारी वीरों के माध्यम से यह घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया कि अगर तुम भारतीयों के साथ अत्याचार करोगे, अगर तुम भारतीय के साथ भेदभाव करोगे, अगर तुम भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, अगर तुम भारतीयों के साथ अन्याय करोगे, तो जहां रहो सुरक्षित नहीं रह सकते। कलकत्ता रहो, दिल्ली रहो या कहीं और। दोस्तों, ये केवल कहने की और डायलॉग की बात नहीं थी। यह बात अब इतिहास में जिन लोगों का आस्था क्रांतिकारियों पर ध्यान न देने का है, उनकी बात अलग है। क्या हुआ था, अब मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। मुजफ्फरपुर का एक जज जैक्सन, जो राष्ट्रवादियों को इन केन प्रकारेण परेशान करना, दंडित करना, विधि सम्मत हो या उससे अलग हो करता था, क्या हुआ भाई, खुदीराम बोस ने उस पर रोक दिया। ठीक है, वो भी बच गया था, लेकिन घटना तो घटी। आगे भी हुआ, यहां लॉर्ड हार्डिंग का आप देख ही रहे। आगे भी आप देखिए क्या हुआ भाई, कि आपने जालियांवाला बाग में जिस जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, उसके सालों बाद भी इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह ने उस डायर को खल्लास कर दिया। तो क्रांतिकारियों के इस अदम्य साहस का और उनके योगदान का हम उपेक्षा नहीं कर सकते। लाला लाजपत राय की हत्या आपने कर दी, जो दोषी पुलिस अधिकारी थे उनका क्या हाल हुआ, भगत सिंह ने उन्हें भी चलता कर दिया। तो क्रांतिकारियों ने ये सारे काम किए थे, यह घोषणा थी, यह सत्य था। अब बोलने की अंग्रेज भी बोल रहे थे कि भाई चलो एक बार हो गया, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। क्रांतिकारियों का यह संकल्प था, उनकी एक तरफ से घोषणा थी कि अगर तुम भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते हो, अगर तुम भारतीय को सताते हो, अगर भारतीय को राष्ट्रीय के नाम पर भारतीय कहकर उसको गालियां देते हो, उसको प्रताड़ित करते हो, तो तुम सुरक्षित नहीं हो सकते। चलिए अब घटना को और देखते हैं। आप जानना चाहेंगे कि यह घटना को अंजाम किसने दिया, वो कौन लोग थे जो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका। तो इस घटना को बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों ने एक संयुक्त ऑपरेशन के रूप में किया था। संगठन का नाम था गदर पार्टी। आगे चलकर प्रत्यक्षदर्शियों ने, पुलिस ने, विशेषज्ञों की जांच समितियों ने और कुछ जानकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से इसकी परतें भी खुली। धीरे धीरे तो परत तो खुलना था। अब होता क्या है कि इस पूरे प्रकरण को ब्रिटिश शासन की ओर से दिल्ली कॉन्स्पिरेसी और लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा गया। चलिए इस कांड में शामिल क्रांतिकारियों की भी बात कर लें। तो इस कांड में शामिल क्रांतिकारियों में जो हमारा मुख्य नायक था, जिसने मुख्य भूमिका का निर्वाह किया था, वो थे
रास बिहारी बोस। सारी योजना उनके देख रेख में बनाई गई थी। इस पूरे घटना को अंजाम उन्हीं के नेतृत्व में दिया गया था, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी। आगे चलकर रास बिहारी बोस कुछ दिनों तक तो भारत में ही छिपते रहे, देखे कि ऐसे काम नहीं चलेगा। वो आगे चलकर जापान चले गए। जापान गए, वहां क्या किया, आजाद हिंद फौज की रचना कर ली। आगे चलकर उस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को मिला, और आजाद हिंद फौज ने क्या किया, यह कहने की बात नहीं। रास बिहारी बोस ने जापान में शादी भी कर ली, उनके 2 बच्चे भी हुए, और आगे तो उन्होंने जापान की नागरिकता भी ली। उनका सबसे विश्वसनीय साथी जो दूसरा क्रांतिकारी इसमें शामिल था, वो था बसंत कुमार बिश्वास। कहते हैं कि वो रास बिहारी बोस का अनन्य मित्र था, और उन्होंने ही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। बसंत कुमार ने एक महिला के वेश में पंजाब नेशनल बैंक के छत से लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। चलिए, तीसरे थे मास्टर अमीर चंद, चौथे अवध बिहारी, और 5वें भाई बाल मुकुंद। तो इन 5 नेताओं ने, इन 5 महान योद्धाओं ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था। मैंने आपको बताया कि भाई रास बिहारी बोस तो पकड़े ही नहीं गए, वह तो आजादी के लिए लड़ते हुए विदेश में जाकर वहां ही अपनी सेना बना ली, और उस फौज के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने में काम करते रहे। लेकिन शेष के जो ये 4 थे, ये जांच में धीरे धीरे पता चला, और इनको पकड़ा भी गया, इन पर मुकदमे चले, और इन्हें फांसी की सजा दी गई। वैसे तो यही लगता है कि इस समारोह की तैयारी से सभी संबंधित लोग संतुष्ट थे। अंग्रेजों की तरफ से शुरू में तो यही लगता था कि हमने पूरा प्रबंध कर लिया था, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और यह बड़ी भव्यता के साथ इस आयोजन को हम पूरा करेंगे, और पूरे दुनिया को संदेश देंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने भारतीय उपनिवेश की नई राजधानी नई दिल्ली को स्थापित कर लिया, और वह काम करने लगे। चलिए, हार्डिंग से, लेकिन हार्डिंग ने अपना संस्मरण में लिखा। हार्डिंग मरा तो था नहीं, बाद में उसने अपनी संस्मरण लिखा, और उस पुस्तक का नाम था माई इंडियन ईयर्स। तो उसने उसमें लिखा क्या कि उन्होंने अपनी पत्नी विनफ्रेड सेलानी से कहा था कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, मुझे लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। अरे, जब पूरे तंत्र संतुष्ट है, आप इस बड़े समारोह के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी पत्नी से अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, और कहते हैं कि हमें बुरा लग रहा है, और आशंका जता रहे हैं कि लगता है कुछ भयानक या कुछ बुरा होने वाला है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि कलकत्ता से राजधानी हटाने के बाद भी हार्डिंग के मन में भय कायम था। उन्हें लगता था कि ये क्रांतिकारी हमें छोड़ेंगे नहीं, ये कुछ न कुछ करेंगे। तो अंग्रेजों के मन में जो बैठा हुआ भय था, उसका आलम ये था। अब क्या हुआ भाई? जोसेफ मैक्विग ने रास बिहारी बोस की जीवनी पर किताब लिखी है, फ्यूजिटिव ऑफ एम्पायर। फ्यूजिटिव ऑफ एम्पायर का मतलब है साम्राज्य का भगोड़ा। किस साम्राज्य का? ब्रिटिश साम्राज्य। जोसेफ मैक्सिम लिखते हैं कि वायसराय का हेमलेट के कारण ही वह बच पाए। हेमलेट तो टूट गया, लेकिन वायसराय इसमें बच गया। वायसराय का एक नौकर मारा गया था, दूसरे के कान का चदरा फट गया था, 20 से अधिक लोग घायल। तो उन्होंने भी इस घटना पर विस्तार से लिखा। चलिए, अगर ऐसी कोई घटना घट जाए कहीं, तो क्या हो? स्वाभाविक है, इसकी जांच तो होनी है। तो इतने गंभीर मामले की जांच तो होनी ही थी, और हुआ ही। जांच का जिम्मा डेविड पेट्री को सौंपा गया। बेहद तेज तर्रार ऑफिसर था, तो उनको सौंप दिया गया। जांचकर्ताओं ने शुरू में 2 बातों को समझने में उन्हें कामयाबी मिली। वो 2 बातें क्या थी?
पहला तो यह है कि यह बम पंजाब नेशनल बैंक के छत से फेंका गया है, और दूसरा कि बम वैसा ही था जैसा बंगाल के में पूर्व के 2 हमलों के लिए किया गया। तो ये 2 बातें हो गई, लेकिन इससे आगे और कुछ मिल नहीं रहा था। कोई सूत्र इन जांचकर्ताओं को मिला नहीं। जांच में बैंक के बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले लोगों से पूछताछ की गई। महिलाओं की तलाशी के लिए जेम्स जॉन एम्बुलेंस के नर्सों को लगाया गया और हर निकलने वाले पर निगरानी रखी गई कि कोई पुरुष महिला के वेश में वहां से न निकल सके। दिल्ली स्टेशन की घेराबंदी कर दी गई। शहर के बाहर जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई। पूरे शहर में जासूसों का जाल बिछा दिया गया। शहर में आने वाले और बाहर जाने वाले चिट्ठियों को और टेलीग्राम को डाकघर से ले लिया गया, जब्त कर लिया गया, उसे पढ़ा गया, उसकी समीक्षा की गई। पुलिस ने अलीगढ़, लखनऊ, बनारस, पेशावर, शिमला, हैदराबाद, इंदौर, मेरठ, कराची, यहां तक कि फारस की खाड़ी, आबादान जैसे शहरों में निगरानी अभियान चलाया। वहां भी अपने लोगों को, अपने जासूसी तंत्र को भेजा कि भाई पता करो, कहीं न कहीं से तो कुछ मिलेगा। निगरानी अभियान चलाया गया और वहां से कुछ गिरफ्तारियां भी की, लेकिन इतने से भी साजिश से पर्दा नहीं हो सका। साजिश क्या था, किसने किया, कैसे किया, उसके सहयोग करने वाले कौन थे, बम कहां से आया, योजना किसने बनाई, इन बातों से पर्दा नहीं उठ सका। लेकिन जब आगे होता है तो कहीं न कहीं से कोई ना कोई सूत्र तो मिल ही जाते हैं। तो हुआ क्या कि रहस्य से पर्दा कैसे उठा कि मुख्य जांच अधिकारी डेविड पेट्री की उम्मीदें टूटने लगी थी। अब कहा कि यार हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस सूत्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां से इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। तो केस का सुराग अब मिलने लगा। 17 मई 1913 के रात में 8:30 बजे जिमखाना लाइब्रेरी के कर्मचारी राम पदराथ आखिरी डिलीवरी के लिए निकला। वह लाइब्रेरी के सचिव सदरलैंड को किताबों का एक पैकेट देने वाला था। यह घटना कहां की है? लाहौर। तो वहां यह पहुंचता है। वह लाहौर स्थित लॉरेंस गार्डन की ओर, जो ओपन एयर पार्क थी, उसकी ओर से जा रहा था। अचानक उसका पैर सड़क किनारे पड़े एक पैकेट पर पड़ गया और उसमें विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से पदरथ का पैर जल गया, उसके पेट में लोहे की कीलें घुस गई, शरीर के कई हिस्से प्रकाश के टुकड़ों का से घायल हो गया और वह मर भी गया। तो यह एक दूसरी घटना थी। अब इस घटना की जांच शुरू हुई। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर, लगभग 30 फीट की दूरी पर, क्या मिला कि कील और कांच के टुकड़े मिले। अब उधर क्या हो गया? पदार्थ की मृत्यु हो गई। जांचकर्ताओं को पता चला कि ऐसे ही विस्फोटक का प्रयोग वायसराय हार्डिंग पर हमले के लिए हुआ था। पदार्थ के पैरों पर एसिड की धारियां और आर्सेनिक के धब्बे मिले थे। तो इन तमाम चीजों से अब पेट्री का दिमाग एक बार ठनका, अरे ये क्या है? यहां जो विस्फोट जिस तरीके का था, यहां जिस तरह के बम का प्रयोग हुआ था, इसी तरह के बम का प्रयोग हार्डिंग पर आक्रमण करने के लिए हुआ था। पेट्री ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के साथ ही पूरे उत्तर भारत में पंजाब के विभिन्न क्रांतिकारी एक साथ जुड़े हुए थे और संभवतः कोई एक ही व्यक्ति या संगठन हमले के लिए बमों की सप्लाई कर रहा है। यानी पेट्री अब इस नतीजा पर पहुंचा कि भाई ये हार्डिंग पर आक्रमण और लाहौर में उस पदरथ का जो पैर जो पड़ा था उस पैकेट पर और विस्फोट हुआ था, उसमें संबंध है और बंगाल से भी इसका कनेक्शन है। आगे सबूतों के आधार पर कलकत्ता में छापा पड़ा, वहां बम बनाने की सामग्री मिली।
उपनिवेश विरोधी साहित्य मिले। तो पुलिस का तो काम और खड़ा हुआ। पेट्री ने सभी कड़ियों को जोड़ने के बाद दिल्ली में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की और इससे रास बिहारी बोस का नाम सामने आया। पता चला कि रास बिहारी बोस के नाम का एक व्यक्ति है और अमीर चंद जो उनका साथी था वो गिरफ्तार हुआ और उसके घर से क्रांतिकारी साहित्य और बम बनाने का सामान भी मिला। तो अब धीरे धीरे ये मामला खुलते जा रहा है। पुलिस को अवध बिहारी नाम के व्यक्ति को संबोधित पत्र भी मिले। अवध बिहारी ने स्वीकार किया कि यह पत्र उन्हें लाहौर के एक छात्र दीनानाथ ने भेजा था। अब दीनानाथ ने बताया कि रास बिहारी बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में थे और उन्होंने ही दिल्ली और लाहौर में बमों की सप्लाई की थी। यह साफ हो गया कि रास बिहारी बोस के साथ बसंत कुमार विश्वास और लाहौर विस्फोट के लिए जिम्मेवार था। लॉर्ड हार्डिंग स्वास्थ्य लाभ के लिए देहरादून चले गए थे, यह तो साफ हो गई। अब नाम तो सामने आ गया, कुछ लोग उसमें पकड़े भी गए, लेकिन जो मुख्य नायक था हमारा, वैसे तो लिखता है कि साजिश करता, लेकिन मैं साजिश करता नहीं मानता, मैं कहता हूं मेरा मुख्य नायक था। तो मुख्य नायक जो हमारा नायक था रास बिहारी बोस, वो तो पुलिस की पकड़ में आया नहीं। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग आगे जब बढ़ते हैं तो वो स्वास्थ्य लाभ के लिए देहरादून चले गए और जब वो देहरादून जा रहे थे तो उन्होंने अपने संस्मरण में माय इंडियन ईयर्स में एक जगह लिखा है कि एक घर के सामने जब गुजर रहे थे तो उसके गेट के सामने कुछ लोगों ने उनका स्वागत किया। अब लॉर्ड हार्डिंग का स्वागत हो रहा है देहरादून में, तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि भाई ये कौन लोग हैं जो मेरा स्वागत कर रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि ये वही लोग थे जो 2 दिन पहले एक सभा आयोजित की थी और उस सभा में लॉर्ड हार्डिंग पर हुए हमले की निंदा प्रस्ताव पास की थी। तो ऐसे थे रास बिहारी बोस और उसके भी नायक रास बिहारी बोस ही थे। तो यह जो कोई और नहीं बल्कि रास बिहारी बोस थे। तो दोस्तों हुआ क्या कि चलिए रास बिहारी बोस तो पकड़ में नहीं है, लेकिन बसंत कुमार विश्वास जो बम फेंकने वाला व्यक्ति बताया जाता है, यह निश्चित रूप से था भी, तो उसे कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी दे दी गई। मास्टर अमीर चंद फांसी दे दिए गए, अवध बिहारी फांसी दे दिए गए, भाई बाल मुकुंद उनको फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से यह घटना घटी, इसका पर्दाटन। लेकिन आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उन नायकों को सैल्यूट करें, उन नायकों को नमन करें, उनके योगदान को हम स्वीकार करें। उनको हाशिए लगाकर हम भारत को समझ ही नहीं सकते। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको जोड़ें। आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।